बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान वो खुद तो अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन उनका एक 164 का बयान जो उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाया वो सामने आ चुका है। टीवी स्क्रीनें झिलमिला रही हैं और इस बयान पर तबसरा करने वाले, इस बयान पर बात करने वाले एंकर्स के चेहरे खुशी से गुलनार हुए जा रहे हैं। इस बयान में आज़म खान की तरफ से क्या कहा गया, क्या इंकशाफात किए गए, ये साइफर के हवाले से उनका बयान है। अखबारात और जरायद की वेबसाइट पर जारी हो चुका है और टीवी चैनल्स पर भी आ चुका है। सोशल मीडिया पर भी इसकी गूंज सुनाई देती है। आपके सामने रखते हैं अल अरबिया ने किस तरह से इसको बयान किया है। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं है, किसी भी आप जरीदे को देख लें, अखबार को देख लें या टीवी चैनल को देख लें, उनकी वेबसाइट को देख लें, सब ने एक ही तरह से इसको रिपोर्ट किया है। इसमें बाद में तबसरा करेंगे कि इमरान खान ने इस पर क्या कहा है और इस तरह का एक बयान जनाब इसहाक डार साहब की तरफ से भी दिया गया था, वो क्या था, इस पर बात करेंगे बाद में। आप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए आज़म खान की तरफ से दिया गया बयान। साइफर को एक सोची समझी साजिश करार देते हुए आज़म खान ने कहा कि साइफर के मामले पर तमाम काबीना अरकान को मुलव्वस किया गया, तमाम लोगों को बताया गया कि साइफर को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। साइफर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, साइफर को सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, ये प्री प्लान बनाया गया। आज़म खान मजीद कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तरह हक़ाइक़ को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। इमरान खान की तरफ से कहा गया कि साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। आज़म खान अपने बयान में जो उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाया उसमें कहते हैं कि इमरान खान ने साइफर मुझसे 9 मार्च को ले लिया और बाद में गुम कर दिया। इमरान खान ने साइफर ड्रामे के जरिए अवाम में मुल्की सलामती, अदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। मना करने के बावजूद चेयरमैन पीटीआई ने सीक्रेट मरासला जाती मुफाद के लिए लहराया। बयान में मजीद कहा गया है कि 8 मार्च 2022 को सेक्रेटरी खारजा ने मुझे साइफर के बारे में बताया। शाह महमूद कुरैशी साबिक वज़ीर आज़म को साइफर के मुतालिक पहले ही बता चुके थे, लेकिन इमरान खान ने साइफर को अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। इमरान खान ने साइफर अपने पास रख लिया जो कि कानून की खिलाफ वर्जी थी। साइफर वापस मांगने पर इनकी तरफ से कहा गया कि वो गुम हो गया है। आज़म खान कहते हैं कि मना करने के बावजूद एक सीक्रेट मुरासले को अवाम में ज़ाती मुफाद के लिए लहराया गया। अल अरबिया के मुताबिक आज़म खान ने पुलिस को भी अपनी मौजूदगी से आगाह कर दिया। वफाकी पुलिस ने आज़म खान की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। अल अरबिया ने मजीद लिखा है कि 16 जून 2023 को बताया गया कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान लापता हो गए हैं। अहले खाना की जानब से थाना कोसार में दरख्वास्त दी गई। दरख्वास्त आज़म खान के भतीजे की जानब से दी गई। दरख्वास्त में कहा गया कि आज़म खान कल शाम को घर से निकले, जिसके बाद वापस नहीं आए। आज़म खान का मोबाइल फ़ोन भी बंद है। जी, तो ये अल अरबिया की तरफ से खबर दी गई है। साइफर के हवाले से, आज़म खान के बयान के हवाले से इस बार इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है कि आज़म खान बड़े एतबार वाले, एतमाद वाले मेरे साथी हैं। उन्होंने जो बयान दिया है तफसीलात मेरे पास नहीं पहुंची। और इमरान खान ने ये भी कहा कि उन्होंने किन हालात में बयान दिया है। जैसे कि हमने पहले बात की कि जैसे ही आज़म खान का ये बयान सामने आता है टीवी स्क्रीनें झिलमिलाने लगती हैं। हमारे सामने ARY की स्क्रीन है जिसको इमरान खान का किसी हद तक हामी चैनल कहा जाता है, लेकिन इसके जो एंकर थे, इस पर आने वाले मेहमान थे, इस पर बैठने वाले
हमारे मेज़बान थे वो कितने ज़्यादा खुश थे। उनके चेहरे खुशी से तिमतमा रहे थे और खुद वो चहचहा रहे थे, बड़ी खुशी का इजहार कर रहे थे। मेहमानों की तरफ से भी ऐसे ही खुशी का इजहार किया जा रहा था। एक तरफ तो हमने बता दिया कि इमरान खान ने इस तरह कहा है, दूसरी तरफ वो लोग जो टीवी चैनल पर मेहमानों की शक्ल में आए थे उनकी तरफ से भी ऐसे ही उम्मी रवैये का इजहार किया जा रहा था। टीवी चैनल पर बैठे हुए मेहमान और लाइन पर बीपर पर लिए गए वुज़रा उनकी तरफ से भी ऐसे ही रवैये का इजहार किया जा रहा था। जैसे राना सनाउल्लाह हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा हैं, इनकी तरफ से कहा गया कि ये देख लें कि आज़म खान की तरफ से बयान सामने आ गया है, इमरान खान ने ये सारा कुछ किया था, ये सारा कुछ किया था इमरान खान का है। और उनकी तरफ से ड्रामेबाजी की गई सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए। नाज़रीन, हम इस बहस में ज़्यादा नहीं उलझते। इमरान खान के खिलाफ पहले भी कई मुकदमात हैं, एक मुकदमा और उनके खिलाफ इस सिलसिले में बन जाएगा। इमरान खान ने कई बार कहा था कि साइफर की तहकीकात करवा ली जाए। सुप्रीम कोर्ट में इनके सदर की तरफ से भी ये कहा गया। इमरान खान ने ज़ाती तौर पर भी कहा, वहाँ से तो अभी तक तहकीकात नहीं हुई। अब आज़म खान के इनके शाफात सामने आए हैं तो देखते हैं कि तहकीकात होती हैं, कब होती हैं, उसका क्या नतीजा निकलता है। टीवी चैनल पर जब पूरे जोशो खरोश के साथ मुबाहिसा हो रहा था, आप बहस करने वालों के जोशो खरोश का इससे अंदाज़ा करें कि उनकी तरफ से बार बार इमरान खान इमरान खान इमरान खान कहा गया। हालांकि इमरान खान का टीवी चैनल पर नाम लेने पर पाबंदी है। क्या इमरान खान के खिलाफ ये जो पाबंदी लगाई गई थी वो उठा ली गई है, वो ख़त्म हो गई है? वैसे ये पाबंदी तहरीरी तौर पर नहीं लगाई गई थी। तो इसी तरह से हो सकता है कि इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी उसी तरह से उठा ली गई हो जिस तरह से गैर तहरीरी तौर पर लगाई गई थी। जैसा कि हमने कहा कि इस बहस में नहीं उलझते, लेकिन सवाल एक दो आपके सामने हैं, मेरे सामने भी हैं। क्या अमेरिका से साइफर आया था? क्या इसमें इमरान खान का नाम था? क्या इसमें अदम एतमाद की बात की गई थी? क्या इस मुरासले में ये लिखा गया था कि इमरान खान को अगर नहीं हटाया गया तो फिर पाकिस्तान संगीन नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए? ये साइफर जिसका तज़किरा आज़म खान की तरफ से किया जा रहा है, उन्होंने ये बयान क्यों दिया? मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान आया है, इसकी क्या हैसियत है? उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया क्या वो सच है या नहीं सच? हम यहाँ पे ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो बिल्कुल सच है। इमरान खान नहीं बच सकते। लेकिन थोड़ा सा माजी में चले जाते हैं। कभी ऐसा ही एक बयान इसहाक डार साहब की तरफ से दिया गया था हुदैबिया पेपर मिल में। वो क्या बयान था, वो क्या सूरत हाल थी, वो भी थोड़ी सी मैं आपके सामने रखता हूँ। हुदैबिया पेपर मिल का मामला कुछ यूँ है कि 1990 की दहाई में शरीफ खानदान पर बेनामी बैंक अकाउंट से भारी रकम मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल करने का इल्ज़ाम लगा, जबकि बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में उनके मशीर ख़ास रहमान मलिक के हाथों इस मामले की तहकीकात का आगाज़ तो हुआ मगर बेल मंडे न चढ़ सकी। और फिर हुदैबिया पेपर्स मिल के नाम से बाज़ाब्ता रेफरेंस जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में 2000 में दायर हुआ। गिरफ्तार इसहाक डार रेफरेंस में पहले मुल्ज़म और बाद में वादा माफ गवाह बने। उन्होंने भी 2000 में दफ़ा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने 45 सफ़े का एक एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करवाया था, जिसमें उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर शरीफ ख़ानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ़ किया था। इसहाक डार साहब की तरफ से 45 सफ़े का जो बयान रिकॉर्ड करवाया गया था और उन्होंने तहरीरी तौर पर भी बयान दिया था, एक एक लफ्ज़ उनके हाथ से लिखा हुआ था। लेकिन फिर हालात बदले, इसहाक डार साहब इस बयान से मुकर गए और फिर हुदैबिया पेपर्स में केस भी चला। टाइम अवार्ड होने की वजह से काजी फाइसा साहब ने और उनके साथी जज ने इस पर जो फैसला दिया उस पर कुछ हल्के आज तक हैरान हैं
کیونکہ انہوں نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ کیس ہے ہی نہیں، ٹائم ابارڈ ہو چکا ہے، تو اس پر کسی بھی جریدے میں، کسی بھی اخبار میں، کسی بھی ٹی وی چینل پر نہ تو خبر دی جا سکتی ہے، نہ اس پر کسی قسم کی بحث ہو سکتی ہے، مذاکرہ ہو سکتا ہے۔ یہ قاضی فائز صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا۔ اب اعظم خان صاحب نے جو بیان دیا ہے، جو سٹیٹمنٹ دی ہے، بالکل ویسی ہی سٹیٹمنٹ ہے، مجسٹریٹ کے سامنے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مجسٹریٹ کے سامنے ایسی سٹیٹمنٹ دے دی جائے تو پھر ملزم یا سٹیٹمنٹ دینے والا اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا، یہ ماہرین کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ لیکن عملی طور پر آپ کے سامنے کیا ہے، اسحاق ڈار نے بالکل ایک سٹیٹمنٹ دی تھی۔ اسحاق ڈار میاں نواز شریف کے خلاف، شریف فیملی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ میں نے میاں نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کی ہے، اس حوالے سے برطانیہ کا قاضی خاندان وہ استعمال ہوا ہے۔ قاضی خاندان کون تھا؟ جن کے پاس اسحاق ڈار چنن الدین صاحب کے بیٹے جا کے رہتے تھے، انہوں نے ان کی تعلیم کا بندوبست کیا تھا، انہوں نے ان کی ملازمت کا بندوبست کیا تھا، اور اسحاق ڈار صاحب نے ان لوگوں کے اکاؤنٹس میاں نواز شریف کی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیے، اور اس سب کا انہوں نے بیان بھی ریکارڈ کروا دیا، اعترافی بیان، وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ تو اعظم خان کے بارے میں ابھی یہ نہیں پتا کہ وہ عمران خان کے خلاف گواہ بنے ہیں یا پھر وعدہ معاف گواہ بنے ہیں۔ گواہ تو وہی ہوتا ہے جو گواہی دیتا ہے، ظاہر ہے۔ وعدہ معاف گواہ وہ ہوتا ہے جو شریک جرم بھی ہو۔ تو کیا اعظم خان شریک جرم تھے؟ اب دیکھتے ہیں کہ اعظم خان کب باہر آتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، اعلیٰ عربیہ نے کہا ہے، اعلیٰ عربیہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اعظم خان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جلد پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں پھر مزید چیزیں بھی سامنے لائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں اعظم خان صاحب کب پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور جو انکشافات آج ہونے سے رہ گئے ہیں وہ کب کرتے ہیں۔ تو عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا؟ ویسے بھی عمران خان کے خلاف 200 سے زائد مقدمات ہیں۔ ایک مقدمہ یہ بھی صحیح، اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ حافظ۔